नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जल्दी जल्दी आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लोधी वंश। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, पीडीएफ आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अब मैं आपको इसको पढ़ा देती हूँ यहाँ पर लिख कर। ठीक है, पीडीएफ तो आपने पढ़ लिया होगा। पीडीएफ के बाद मैं यहाँ पे आपको पढ़कर जो है बता देती हूँ। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, हेडिंग देंगे बेटा जी कि लोधी वंश के बारे में मैम हम आज पढ़ने वाले हैं। और लोधी वंश का जो शासनकाल रहेगा वो 1451 से 1526 तक रहेगा। ठीक है, ये इसका शासनकाल रहेगा लोधी वंश का। और आपको मैं बता दूं कि ये क्या है। आप लिखेंगे कि ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश आपका कौन सा है? लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो आप कहेंगे कि वो लोधी वंश है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि आज का आपका टॉपिक लोधी वंश है? और मैं आपको यहाँ पे इसकी पीडीएफ दे चुकी हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे चीजें बताने से पहले आप समझेंगे कि जो लोधी वंश है, मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर मैं आपसे बात करती हूं तो मैंने आपको लोधी वंश पढ़ाने से पहले आपको बताया था एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है हामिद खान। और हामिद खान कौन था? तो अलाउद्दीन अहमद शाह का जो है वजीर था। और इससे इसका झगड़ा हो गया था हामिद खान से। और जब हामिद खान से इसका झगड़ा हुआ तो ये बदायूं भाग गया था, बदायूं चला गया था सब कुछ छोड़ के। तो मैंने आपको बताया कि हामिद खान एक ऐसे शासक की तलाश कर रहा था जो कि इस दिल्ली की गद्दी को संभाल सके और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या कर सके, उसके बाद में यहाँ पर वो जो है उस राजा का मतलब बहुत ईमानदार गुलाम बन के यहाँ पे शासन में शामिल रह सके। तो इसने इसके लिए बहलोल लोधी को इनवाइट किया था। और बहलोल लोधी की अगर मैं बात करती हूँ तो बहलोल लोधी ने जब इस पद को संभाला है तो बहलोल लोधी किसके समर्थन से आपका दिल्ली सल्तनत में शासक बना या लोधी वंश की स्थापना की? तो बेटा जी उस व्यक्ति का नाम है हामिद खान। हामिद खान कौन है? तो मैम ये आपका सैयद वंश का अंतिम शासक है। अंतिम शासक है आपका सैयद वंश का। और एक इसने क्या किया कि जब इसके वजीर के साथ झगड़ा हो गया तो ये फिर बदायूं भाग गया था। ये मैंने आपको कल बताया था। और आगे लिखा हुआ है कि हामिद खान ने दिल्ली का शासन किसको सौंप दिया? बहलोल लोधी को। और जब बहलोल लोधी यहां पर आया है तो अगर मैं यहां पे बात करती हूं, आपसे बता रही हूं, तो आपका इस वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, तो आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं प्यारे बच्चे, कि जो दिल्ली सल्तनत का ये जो आपका अंतिम वंश है, आप ये भी कह सकते हो कि ये आपका अब तक अगर हम कहें तो ये आपका प्रथम अफगान वंश भी है। प्रथम अफगान वंश भी बेटा आपका यही है दिल्ली सल्तनत पर। अब आपने मेरे मुंह से अफगान वंश सुना तो भाई अफगान कहां से आ गए? अब क्या आपको ये पता है कि मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बलबन पढ़ाया था तो बलबन के समय पर मैंने आपको बताया था कि जो बलबन है, बलबन ने क्या किया था कि जो मेवाती थे, है ना, जो मेवाती थे, इनको यहां पर मेवातियों को इनको कटवाने के लिए, मतलब क्योंकि ये लोग क्या करते थे, लूटपाट करते थे। जो भी व्यापारी दिल्ली की तरफ आते थे, हरियाणा वाले स्थान पे आपका वहां पे इन्होंने अपना जो है एक अड्डा बना रखा था और दिल्ली में घुसने से पहले ही व्यापारियों को लूट लेते थे। तो मैंने आपको बताया था कि बलबन ने इनको रोकने के लिए यहां पर 3000 अफगान सैनिकों को पोस्टिंग दी थी। 3000 अफगान सैनिक मैंने आपको बताए थे। तो इन्हीं 3000 अफगान सैनिकों में आप कह सकते हो कि एक सैनिक कौन था? तो एक सैनिक प्यारे बच्चे इन्हीं में था जिसको हम कहते हैं बल्लू। ठीक है, इसे बहलोल लोधी को प्यारे बच्चे बल्लू भी कहा जाता है। तो ये एक सैनिक था यहां पर। ठीक है, पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगी, रुक जाओ शेखर। अरे भैया बड़ी दिक्कत है आपके साथ। पीडीएफ से पढ़ाओ तो हाथ से पढ़ाओ, हाथ से पढ़ाओ तो पीडीएफ से पढ़ाओ। है बेटा, इसी में पूरी जिंदगी निकल जाएगी तुम लोगों की, कि पीडीएफ से पढ़ाओ हाथ से पढ़ाओ, पीडीएफ से पढ़ाओ हाथ से पढ़ाओ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहां से आ गए अफगान। तो ये उन्हीं सैनिकों में से, जो 3000 सैनिक थे, उनमें से एक सैनिक है जिसका नाम है बल्लू, जिसको आप इस इतिहास के अंदर बहलोल लोधी के नाम से जान रहे हो। अगर मैं यहां पर बात करती हूं तो आपको पता चल गया कि अफगान वंश क्यों था, क्योंकि ये बहलोल लोधी उन्हीं अफगानों में से एक सैनिक था।
इतनी बात आपको समझ में आई? आगे देखिएगा बच्चे, जब मैं आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाती हूँ और आगे की तरफ यहाँ पे बात करती हूँ, तो आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो बहलोल लोदी है, ठीक है, बहलोल लोदी, अगर हम बात करते हैं कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो आप कहोगे कि फाउंडर या संस्थापक हुआ करता था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी इस वंश का संस्थापक था। और बहलोल लोदी ने, आपको यह भी बता दूं कि एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था, उपाधि कौन सी थी इसकी? बहलोल लोदी ने क्या उपाधि ली थी? बहलोल लोदी ने उपाधि धारण की थी गाजी की। गाजी इसकी उपाधि थी, गाजी, ये इसका टाइटल था, ठीक है, ये इसका टाइटल था। तो मैंने आपको बताया यहां पर, ये मैंने आपको बताया यहां पर। अब देखो यहां पे आ रही हूं मैं, पीडीएफ पे ही चली जाती हूं, ये लीजिए आप पीडीएफ से पढ़िए, खुश रहिए लेकिन आप लोग। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, और यहां पे आप लिख लेंगे कि ये अंतिम वंश होने के साथ साथ में आपका अफगान वंश था। और अफगान वंश कौन सा था? तो आप कहोगे कि प्रथम अफगान वंश था। कौन सा अफगान वंश था? प्रथम अफगान वंश। और प्रथम अफगान वंश कैसे बना था ये भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद बेटा जी मैं आपको यहां पे ये बता दूं कि मैंने आपको बताया कि संस्थापक बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक, और इसका 38 ईयर्स का, यानी सबसे लंबा शासनकाल अगर किसी का रहा है दिल्ली सल्तनत में तो वो इसी का रहा है। तो इसने क्या उपाधि ली थी? तो बच्चा कह रहा है कि बहलोल शाह गाजी की उपाधि ली थी। ये रही बेटा जी बहलोल शाह गाजी की उपाधि, ठीक है। तो ये किसने दी है इसको? तो आप कहोगे कि बच्चा पूछता है कौन देता था उपाधि, तो राजा अपनी उपाधि खुद ही लेते थे, ठीक है। तो बहलोल शाह गाजी जो है वो इसकी उपाधि है। लेकिन अब मैं इसके बारे में आगे पढ़ाने से पहले आपको ये बता दूं कि जब ये बहलोल लोदी गद्दी पर बैठा है तो इसके सामने बेटा कुछ चुनौतियां थी, जैसे 3 चुनौतियां थी। इनमें से एक चुनौती तो थे प्यारे बच्चे जी अन्य अफगान सरदार। जो अन्य अफगान सरदार थे भाई वो भी तो राजा बनना चाहेंगे, तो एक तो ये इसके सामने चैलेंज थे, यहां पर आप ध्यान रखेंगे। दूसरा इसके समय पर चैलेंज थे प्यारे बच्चे अमीर लोग जो हुआ करते थे। अमीर लोग मतलब जिनको जागीरें दी गई थी, जो कि टैक्स कलेक्ट करके करने का एक तरीके से कह सकते थे कि जिनके पास जागीरें थी बड़ी बड़ी, तो उनको हम कह सकते हैं कि यहां पर ये कौन है? तो आप कहोगे कि अमीर लोगों से इसका एक तरीके से यहां पे मैम यहां पे चैलेंज बनेंगे इसके लिए। और तीसरा चैलेंज था प्यारे बच्चे इसके लिए जौनपुर। मैंने आपको बताया था कि जौनपुर की स्थापना की गई थी। बताइए जल्दी से, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर की स्थापना किसने की थी मुझे ये बताइए। तो इसके सामने ये 3 चैलेंज है। तो जब ये बहलोल लोदी गद्दी पर बैठेगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से शासन करेगा। ये बहलोल लोदी क्या करेगा? पहले तो इन अफगान सरदारों का अपना क्या करेगा, इनको बहुत बड़ी बड़ी जागीरें देगा। क्यों देगा? ताकि वो लोग इसका विरोध ना कर सके, ठीक है। तो आप कहोगे यहां पर कि मैम अगर मैं आपसे बात करती हूं तो ये जो आपके 3 अन्य अफगान सरदार हैं, अगर मैं इनके बारे में यहां पर आपको बताती हूं तो आप यहां पे कहेंगे कि जो सरदार हैं ये लोग आपके बहलोल लोदी के क्यों हो सकते हैं यहां पर विरोधी? क्योंकि भाई ये भी तो बनना चाहेंगे, ये भी तो बनना चाहेंगे। बच्चा कह रहा है फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना किसने की थी? चलो क्वेश्चन को चेंज कर देती हूं मैं, ठीक है। तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि जो जौनपुर जिसे फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था, आपने सही बताया, और इस पे शर्की वंश की स्थापना किसने की थी वो भी बताना। तो अब अन्य अफगान सरदार क्यों है मैम इसके लिए चैलेंज? क्योंकि वो लोग भी तो भाई महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। वो भी तो कह सकते हैं कि जब बहलोल लोदी यहां पर शासक बन सकता है तो हमें भी शासक बनना चाहिए। तो कहा जाता है कि इसने हमेशा सरदारों से बनाकर रखी, इनको बड़ी बड़ी जागीरें दे दी, और इन जागीरों का कभी भी ये कोई हिसाब किताब नहीं लेता था। इन लोगों से कभी भी ये क्या नहीं लेता था? आप कहोगे कि कभी भी हिसाब किताब नहीं लेता था। बिल्कुल सही है आयुषी, मलिक सरवर आपने बिल्कुल सही बोला है, श्यामकरण आपने भी सही बोला है। अब आगे सुनिए।
तो ये जो आपका यहाँ पे अफगान सरदार है, इन लोगों को इसने अपने फेवर में करने के लिए मैम बड़ी बड़ी जागीरें गिफ्ट में कर दी। उन जागीरों से जो भी यहाँ पर इनकम होती थी, उनका क्या खर्चा हुआ, क्या इनकम हुई, कभी भी ये उनके खातों की जांच नहीं करता था। उसके बाद में यहां पे आते हैं अमीर। अमीरों की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि जो आपका बहलोल लोदी था, वो अपने अमीरों को क्या कहता था, मसनद ए अली कहता था। अमीरों को क्या कहता था बेटा, वो मसनद ए अली, ये उसने अमीरों को कहा था, मसनद ए अली। प्यारे बच्चे, मतलब इसने कहा कि जो अमीर लोग हैं वो तो मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्र हैं, जिनके पास, इनके पास ऑलरेडी बड़ी बड़ी जागीरें थी, तो इनसे भी ये दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। क्योंकि भाई मैं आपको बता चुकी हूं कि दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे पतन की तरफ जा रहा है। तो जो आपका यहां पे कह सकते हैं कि मनसद ए अली, इसको किसने कहा था, तो आप कहोगे अमीरों को कहा था। इसने कहा था कि अमीर लोग जो हैं वो मेरे पुत्र हैं। और कहा जाता है कि अगर कोई अमीर इससे कभी नाराज हो जाता था तो ये अपनी पगड़ी उतार कर अमीरों के सामने रख देता था और कहता था कि मैं तो आपका केवल एक सेवक हूं, अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं, अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं तो आप ऐसा करो, अपना शासक किसी और को बना लो। तो सब लोग इससे बड़े खुश रहते थे। कहा जाता है कि इसने अपना शासनकाल में जितना भी यहां पे इसका शासनकाल आप देखने को मिलोगे, तो कोई भी इतिहासकार इसके बारे में गलत नहीं कहता। इसकी एक उपलब्धि आपको देखने के लिए मिलेगी और वो उपलब्धि होगी बेटा जी जो इसके सामने यहां पर बना हुआ है, जौनपुर। जौनपुर की अगर मैं बात करती हूं तो आपको बता दूं कि इसने क्या किया था कि जौनपुर है, इस जौनपुर को प्यारे बच्चे इसने जीत लिया था, इस जौनपुर को जीता था इसने। और आपको बता दूं कि जौनपुर को जीतने के बाद ये अपने पुत्र बारबाग शाह को इसने दे दिया था, बारबाग शाह को इसने अपने पुत्र को इसे दे दिया था। जौनपुर जीतने के बाद इसने इसका विलय दिल्ली में नहीं किया था, बल्कि जौनपुर का जो जौनपुर का जो प्रभार है वो किसको दे दिया, अपने पुत्र बारबाग शाह को दे दिया, बारबाग शाह को दे दिया था। यहां पर यह बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप कहोगे कि जौनपुर इसने जीत लिया और यहां पे इन लोगों को अपने फेवर में इसने कर लिया, अफगानों को इसने बड़ी बड़ी जागीरें दे दी ताकि कोई भी अफगान यहां पे इस तरीके की इसके खिलाफ विद्रोह ना करे, इसके फेवर में रहे। तो सारे अफगान इससे खुश भी थे क्योंकि इसके समय पर उनको शक्तियां मिल चुकी थी, जो वो लोग चाहते थे वो उनको मिल रहा था। अगर मैं यहाँ पे प्यारे बच्चे बात करती हूं तो आगे देखेगा, यहां पर अगर मैं बात करती हूं तो देखना, यहाँ पे ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे यहां पर और भी बातें करूं कि ये सब जो जानकारी आप बता रहे हो कि जैसे ये मनसद अमीर कहता था अमीरों को, तो ये जो अफगान वंश है इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो प्यारे बच्चे कहा जाता है कि लोदी वंश जो है, लोदी वंश जिसे हम अफगान वंश भी कहते हैं और जो कि एक आपका प्रथम अफगान वंश था, इसकी जानकारी हमें मिलती है तारीख दाऊदी से, ठीक है। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो आप कहोगे इसकी जानकारी मैम हमें मिलती है तारीख दाऊदी से, तारीख ए दाऊदी, यहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और आपका जब इसकी जानकारी हमें इससे मिलती है तो बात आती है कि भाई यहां पे इसका सुमित अभी बाद में बात करेंगे बेटा, प्लीज फ्लो खराब हो जाता है, मैं कमेंट आपका ले लूंगी लेकिन बाद में, ठीक है बेटा। प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास के बीच में डिस्टर्ब ना किया करें, पूरा फ्लो टूट जाता है। मेरी आपसे ये गुजारिश है प्यारे बच्चे, प्लीज समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहां पे तारीखे दाऊदी से क्या मिलती है, इसके बारे में मैम जानकारी मिलती है अफगान वंश के बारे में। और इसका लेखक है अब्दुल्ला खां, किसने लिखा है, अब्दुल्ला खां ने। और अब्दुल्ला खां ने ही तारीखे दाऊदी में कहा है कि भाई ये जो आपका बहलोल लोदी है ये बड़ा ही साधारण किस्म का शासक था। और एक और चीज बता दूं मैं इसके बारे में कि जो बहलोल लोदी है बेटा जी, इस बहलोल लोदी ने कभी भी ये सिंहासन पर नहीं बैठता था। मैं आपको बता दूं कि एक कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, ये कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि ये दरी पर बैठकर शासन करता था, नहीं बैठा। ये अपने आपके जो अफगान सरदार होते थे जब इससे मिलने आते थे, या कहा जाता है कि इसने राजत्व सिद्धांत में बराबरी को यहां पे माना। कह सकते हैं कि इसने कभी सिंहासन पर नहीं बैठा बल्कि दरी पर, दरी या दरी को क्या कहा जाता है, तो मैम कई बार हम दरी को गलीचा भी कह देते हैं, दरी पर या फिर गलीचे पर बैठकर शासन करता था। दरी तो समझते होगे, यहां पर बैठकर ये शासन करता था। इतना साधारण किस्म का ये यहां पर व्यक्ति था। इसने कभी भी एक उपलब्धि केवल इसकी देखी जाती है जौनपुर, और जौनपुर को जब इसने जीता था तो यहां पे आपको बता दूं कि आपका जो है हुसैन शाह यहां का शासक था,
ठीक है, हुसैन शाह यहाँ का शासक था। तो आप कहोगे कि अभी हम जितना इसके बारे में जान रहे हैं, जितना इसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमें यही दिखाई दे रहा है कि भाई ये बड़ा ही साधारण किस्म का व्यक्ति था, कि मतलब एक राजा अपनी पगड़ी उठाकर अमीरों के सामने रख दे रहा है। मतलब वो कितना साधारण है, उसको क्यों साधारण क्या है, उसको डर है कि अगर मैं यहां पर इनके खिलाफ जाऊंगा तो ये मेरे खिलाफ बगावत कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि अफगानों को जब इसने इज्जत दी, अमीरों को जब इसने इज्जत दी, तो अफगान सरदार जो थे उन्होंने इसके शासन प्रशासन में इसके साथ कोई बगावत नहीं की और इसके शासन में इसका पूरा सहयोग भी किया, क्योंकि ये उनको अपने आप से कम ही नहीं मानता था। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां पर इतनी जानकारी मैंने आपको दी, अब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो इसकी उपाधि क्या है, बहलोल शाह गाजी है। इसने जौनपुर को जीता था और इस समय शासक कौन था जौनपुर का, आप कहोगे हुसैन शाह। और ये कौन था, अंतिम शर्की सुल्तान था। अंतिम शर्की सुल्तान मैंने आपको बताया था, अंतिम शर्की सुल्तान था। और बेटा इसका जो सेनापति है जिसका नाम है दरिया खां। ठीक है, एक मिनट रुक जाना। हुसैन शाह अंतिम शर्की सुल्तान, इसको हराकर इसने क्या जीता था, तो आप कहोगे कि जौनपुर को जीता था हुसैन शाह। और इसका कमांडर है हुसैन शाह का दरिया खां, जो बहलोल लोदी से मिल गया था। और आपको मैंने अभी बताया कि जब इसने जौनपुर को जीता तो जौनपुर का विलय इसने दिल्ली में नहीं किया, बल्कि इसने क्या किया, जौनपुर की जिम्मेदारी अपने बेटे को दे दी। किसको दे दी, जौनपुर की जिम्मेदारी अपने बेटे को दे दी। ठीक है, तो अब देखिए आगे इसका बेटे के बारे में भी जानकारी लिखिए। यह चाहता था कि इसके मरने के बाद गद्दी पर कौन बैठे, देखना, यह चाहता था कि इसका बेटा बारबाग शाह गद्दी पर बैठे, मतलब इसका उत्तराधिकारी बने। लेकिन आप कहोगे कि क्या फिर बारबाग शाह अगला शासक था, नहीं, क्योंकि बारबाग शाह को इसने किसकी जिम्मेदारी दे दी है, अभी आप कहोगे कि मैम बारबाग शाह को जिम्मेदारी दे दी है इसने जौनपुर की। आपको मैं ये भी लिखवा देती हूं कि जब इसने जौनपुर को जीता, एक मिनट, यहां पे जौनपुर को इसने जीत लिया, लिख लीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा नीचे ही लिख लीजिएगा, जौनपुर का विलय, जौनपुर का विलय दिल्ली में नहीं किया, दिल्ली में नहीं किया, दिल्ली में नहीं किया, और यहां का शासक बारबाग शाह, बारबाग शाह को नियुक्त किया। ठीक है, तो यहां पे ये बात आ गई। अब प्यारे बच्चे आप ये भी जान लीजिए कि बारबाग शाह को जब इसने जौनपुर की जिम्मेदारी दी तो ये भी चाहता था कि बारबाग शाह ही इसका उत्तराधिकारी बने। ठीक है, अब बारबाग शाह कौन है, तो इसका पुत्र है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। आगे देखिए, बहलोल लोदी को द्वितीय सिजेरियन सुल्तान कहा जाता है। अब इसी बात पे बच्चों आप मुझे बताएंगे, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूं कि जो आपका बहलोल लोदी है, जिसे हम कहते हैं कि ये द्वितीय सिजेरियन था। सिजेरियन मैंने आपको बताया था कि जब मां अपने बच्चे को जन्म देती है, जब मां अपने बच्चे को जन्म देती है, विलय का मतलब होता है बेटा मिश्र ऋषि सैनी, मर्ज नहीं किया, मतलब दिल्ली में उसको मर्ज नहीं किया, बल्कि उसको फ्री छोड़ दिया जौनपुर को और अपने बेटे बारबाग शाह को वहां पे अपॉइंट कर दिया। बहुत बढ़िया मंथन कि मैम यहाँ पे फर्स्ट सिजेरियन था बिंदुसार, ये मैंने आपको बताया हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री में। और बिंदुसार किस वंश का शासक था, बताइए जल्दी से अगर आपको पता है। ठीक है, अब देखना प्यारे बच्चे, यहां पर अगर मैं आगे इसके बारे में बात करती हूं तो आगे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इसका जो अंतिम अभियान था प्यारे बच्चे, वो ग्वालियर के विरुद्ध था। और जिस समय इसने ग्वालियर के विरुद्ध अभियान किया है, तो आपको बता दूं कि यहां पर
राजा मानसिंह हैं। अब ये राजा मानसिंह कौन थे, थोड़ा सा जौनपुर और राजा मानसिंह के बीच में थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ते हैं और यहां पे आप मेरी बात को सुनेंगे। आपको मैंने अभी बताया कि जो इसने ग्वालियर पर अभियान क्यों किया, उसका कोई तो रीजन होगा, ठीक है, उसका कोई तो रीजन होगा कि भाई इसने ग्वालियर पर अभियान किया या ऐसे ही इसने अभियान कर दिया। तो मैं आपको बताऊं कि जब इसने जौनपुर को जीता था, जब इसने जौनपुर को जीता था, तो मेरी बात को सुनना कि मैं यहां साइड में लिख रही हूं, आप चाहे लिखना चाहे मत लिखना, काम चल जाएगा। देखो जब इसने क्या किया कि जब इसने जौनपुर को जीतने ये गया था, जौनपुर को जब इसने जीता, तो जौनपुर को जीता तो आप कहोगे कि किसने जीता था, तो आप कहोगे बहलोल लोधी ने। तो बेटा जिस समय पर इसने बहलोल लोधी ने जौनपुर को जीतने के लिए जौनपुर पर आक्रमण किया था, तो मैंने आपको बताया कि यहां का शासक कौन था, तो आप कहोगे कि जौनपुर का शासक आपने अभी बताया हुसैन शाह था। हुसैन शाह जो शर्की का अंतिम सुल्तान था, अंतिम सरकी सुल्तान था, हुसैन शाह था। तो इस हुसैन शाह का यहां पर जो साथ दिया, हुसैन शाह का साथ दिया था, वो कौन थे पता है, वो थे यहां पर ग्वालियर के राजा कीर्ति सिंह। वो कौन थे यहां पर, ग्वालियर के राजा कीर्ति सिंह थे जिन्होंने इनका साथ दिया था। कीर्ति सिंह यहां पे ग्वालियर के राजा हैं और इन्होंने क्या दिया है, इसका साथ दिया है। अब ग्वालियर के राजा कौन है जिस समय जौनपुर को जीता है, कीर्ति सिंह। कहा जाता है कि जब तक कीर्ति सिंह जिंदा थे तब तक इस बहलोल लोधी ने ग्वालियर पर आक्रमण नहीं किया। अब यहां पे साथ दिया है जौनपुर का, तो अब दुश्मन कौन बन जाएगा, बहलोल लोधी और कीर्ति सिंह आपस में दुश्मन हो गए, क्योंकि कीर्ति सिंह जी ने क्या किया, किसका साथ दे दिया, तो आप कहोगे कि मैम जौनपुर के शासक हुसैन शाह का साथ दे दिया। और जब यहां पर इसने आक्रमण किया है तो आप कह रही हो कि ये तो राजा मानसिंह आ गए, तो ये राजा मानसिंह बेटा जी इन कीर्ति सिंह के पुत्र हैं, राजा मानसिंह। जब इसने अभियान किया है तो यहां पे राजा मानसिंह जी की मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु कब होती है, 1486 में मृत्यु हो जाती है राजा मानसिंह जी की, 1486 में। उसके बाद यहां पे शासक कौन बना है, तो कीर्ति सिंह जी के बेटा राजा मानसिंह जी मैम बने, क्योंकि कीर्ति सिंह जी तो 1486 में मर चुके हैं। और उस समय फिर इसने अभियान किया। और बता दूं कि जब ये ग्वालियर अभियान से वापस आ रहा था तो 1489 में इसकी मृत्यु हो गई। लिख लीजिएगा, ग्वालियर अभियान से वापस आते समय, अभियान से वापस आते समय तबीयत खराब होने के कारण मृत्यु, और मृत्यु हुई तो इसका मकबरा कहां पर है, दिल्ली में। तो आपको यहां समझ में आया कि क्यों यहां पे ग्वालियर अभियान किया था। इतनी बात आपको अगर आपको बहलोल लोधी से कोई प्रश्न पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जल्दी से कोई प्रश्न पूछना है बेटा जी तो आप पूछ सकते हो। अगर कोई प्रश्न आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और अगर समझ में आ गया बच्चे तो एक बार थम्स अप कर दो। अब यहां पे हमें इंतजार होगा कि भाई अब यहां पे बहलोल लोधी की तो मृत्यु हो चुकी है, बहलोल लोधी की तो मृत्यु हो चुकी है। अब हमारा प्रश्न मैम यहां पर यह बनता है कि इसके बाद क्या बारबाग शाह शासक बना, और अगर बारबाग शाह शासक नहीं बना तो कौन बना और क्यों ये नहीं बना। बेटा बताया तो राहुल शर्मा जी कि जब मां एक बच्चे को जन्म देती है तो जिसको बोल देते हैं कई बार कि ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं। मैंने ये पहले भी आपको बताया है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ये राजा मानसिंह अकबर वाले राजा मानसिंह नहीं है। आप शायद बोल रहे हो कि ग्वालियर लिखा हुआ है यहां पर, गलत बात है ये। मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि ये राजा मानसिंह जी जोधाबाई के भतीजे हैं, बिल्कुल गलत। बिल्कुल सुमित, ये कई किताबों में ये लिखा हुआ है कि बहलोल लोधी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था।
2 बार इसका राज्याभिषेक कहा जाता है। बिल्कुल मैं आपके इस फैक्ट से बिल्कुल सहमत हूं कि इसका कहा जाता है कि 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अब यहां पे इसने कितने सिंपल तरीके से शासन किया, कितना, ना कोई अफगान सरदार को इसने नाराज किया, ना किसी अमीर को इसने नाराज किया। लेकिन इसका इस वंश का जो अगला शासक होगा सिकंदर लोदी, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, वो बिल्कुल अपने पिता के अपोजिट होगा और अगला शासक यहाँ पे सिकंदर लोदी। लेकिन सिकंदर लोदी कैसे बना, हम ये जानना चाहते हैं कि सिकंदर लोदी कैसे बना। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको मैंने बताया कि इसके पिता ने अफगान सरदारों के साथ मिलकर अपने शासन प्रशासन को संभाला और अफगान सरदारों को काफी शक्तियां देके रखी हुई थी इसने। बेटा सुनो मेरी बात, ऋषि या और भी बच्चे, बेटा अगर आप ये कहते हो कि पीडीएफ से अगर आप पढ़ाती हो तो उसमें एक भी शब्द नहीं लिखना, वो कभी नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ेंगे, किसी भी टीचर से, तो वो अगर आपको हाथ से लिखकर भी पढ़ाएगा तो मेन लाइन एक तरफ लिखता चला जाएगा और समझाने वाली चीजों को एक तरफ लिखता चला जाएगा। मैंने आपको ये लिखवाया यहां पर, ये आपको लिखना है। ये आप इसमें से क्या क्या पॉइंट समझ सकते हो कि भाई इसने जौनपुर को जीता, पीडीएफ में लिखा हुआ है। इसमें केवल 1-2 पॉइंट है कि एक तो ये दरी पर बैठकर शासन करता था और इस वंश की जानकारी किससे मिलती है, तो तारीख दाऊदी से मिलती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद मैंने कीर्ति सिंह जी की जो कहानी सुनाई वो इसलिए सुनाई कि आपको यह पता चले कि आखिर इसने ग्वालियर अभियान क्यों किया था, इसको इसके साथ ऐसी क्या दिक्कत हो गई थी कि ग्वालियर इसके लिए चैलेंज हो गया था। क्योंकि हम तो बता रहे हैं ना कि इसने बहुत साधारण तरीके से शासन किया। और ये आपका एक तरीका होता है कि जब आप जो है लाइंस लिख रहे होते हो तो साइड में आपका पेज खाली होना चाहिए कि एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे जो अच्छे लग रहे हैं मैं वहां पे लिख दूंगा, या कल को मुझे कोई जानकारी उसके बारे में मिल गई। ये मैं कई बार बच्चे आपको बता चुकी हूं, ये कई बार बेटा जी मैं आपको बता चुकी हूं, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, अगर आपको लगता है हमारे लिए वो जरूरी है तो आप उसको नोट करो, अगर आपको लगता है कि जरूरी नहीं है तो मत करो। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर सिकंदर लोदी की हम बात करेंगे और सिकंदर लोदी की बात करने से पहले बेटा अगर मैं आपसे बताऊं यहां पर, अगर मैं आपसे यहां पर बताऊं प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले आप यहां पे बहलोल लोदी के बारे में जान लीजिए कि बहलोल लोदी के पुत्र कौन कौन थे। सबसे पहले मैं इसके बारे में भी बताने से पहले आपको बताती हूं कि बहलोल लोदी के पुत्र, बहलोल लोदी के पुत्र, पहले इनके बारे में जानिए। बहलोल लोदी के पुत्र, बेटा जी अगर मैं बात करती हूं तो इसका आपका यहां पे एक पुत्र है बयाजिद, बयाजिद, और बयाजिद की क्या हो जाती है, इसके समय पर ही मृत्यु, इसके समय पर मृत्यु हो जाती है। यह इसका सबसे बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र। ठीक है, तो एक पुत्र तो ये हो गया जिसका नाम है बयाजिद। और प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो इस बयाजिद का एक पुत्र था जिसका नाम है आजम हुमायूं, जिसका नाम है आजम हुमायूं। ठीक है, यानी आपका जो बहलोल लोदी है उसका, इसका आजम हुमायूं का दादा है। दूसरा इसका पुत्र है बारबाग शाह, और आपको मैंने बताया कि बारबाग शाह को इसने कहां की जिम्मेदारी दी थी, जौनपुर की, और जौनपुर को दिल्ली में मर्ज नहीं किया था, मतलब ये जौनपुर का स्वतंत्र शासक था जिस समय पर मृत्यु हुई है। ये इसका दूसरा पुत्र है। ठीक है, फिर आता है इसका तीसरा पुत्र जिसका नाम आप अभी पढ़ रहे हो, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, ये इसका तीसरा पुत्र है। अब बेटा जी अगर मैं बात करती हूं यहां पर, तो जो सिकंदर लोदी है, जब मैं इसके बारे में आपसे बात करती हूं तो मैम ये तो चाहता था कि बारबाग शाह गद्दी संभाले, लेकिन फिर सिकंदर लोदी क्यों बन गया? क्या सिकंदर लोदी ने बारबाग शाह की मृत्यु करवा दी थी? मृत्यु गद्दी पे बैठते समय नहीं करवाएगा, गद्दी पर बैठने के बाद जौनपुर छीनेगा इससे। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि इसके पिता के समय, सिकंदर लोदी के पिता के समय पर अफगान सरदारों की शक्तियां काफी थी, क्योंकि वो अफगान सरदारों के साथ, अमीरों के साथ, सबके साथ मिलकर शासन प्रशासन करता था। तो अफगान सरदारों ने यह कहा कि अगर बारबाग शाह यहां पर शासक बन जाएगा तो भाई जौनपुर भी उसके पास में है,
दिल्ली भी उसके पास में आ जाएगा, तो ये हो सकता है कल को वो काफी शक्तिशाली बन जाए और फिर हमारी भी छुट्टी कर दे। तो यहां पे उन अफगान सरदारों ने ये कहा कि भाई तुम्हारे पास तो जौनपुर की जिम्मेदारी है, तुम्हारे पास जौनपुर का प्रभार है और तुम एक स्वतंत्र शासक हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि दिल्ली की जिम्मेदारी हम लोग किसको देना चाहते हैं, हम लोग दिल्ली की जिम्मेदारी देना चाहते हैं सिकंदर लोदी को। तो अफगानों ने किसको फेवर किया है यहां पर, सिकंदर लोदी को। तो क्या मैम सिकंदर लोदी भी अफगानों को फेवर करेगा, बिल्कुल नहीं, ये अपने पिता से बिल्कुल अपोजिट है। जैसे ही इसको यहां पे ये पहले बनेगा आपका, यहां पे सरदार बन जाएगा, मतलब एक तरीके से राजा, सॉरी सरदार नहीं कहेंगे, शासक बन जाएगा। और शासक बनने के बाद ये जितने भी अफगान हैं, जितने भी अमीर हैं, जिनके पास जागीरें हैं, सबकी जांच करवाएगा और जहां दिखेगा इसको भ्रष्टाचार हो रहा है, फिर उन अमीरों को, उन सरदारों को कुटवाएगा ये पकड़ पकड़ के। ये किसी के साथ यहां पे जो है एक तरीके से मैं कहूंगी कि किसी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा, ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। एक तरीके से आप इसके शासन प्रशासन को देखोगे तो आपको बाबर की याद आ जाएगी। इसका एक स्टेटमेंट आता है अपने सरदारों को लेकर, जो अफगान सरदार हैं उनको लेकर, कि अगर मैं अपने किसी गुलाम को डोली में बिठा दूं और अपने सरदारों से कहूं कि इस डोली को तुम्हें उठाकर ले जाना है, तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मना कर दे। मतलब कि इसका डर बैठ गया था सरदारों के अंदर। ठीक है, और क्या बैठ गया था बेटा, इसका डर बैठ गया था सरदारों के अंदर। मतलब इसने एकदम स्ट्रिक्ट शासन किया है, ये कभी दाढ़ी नहीं रखता था। ठीक है, ये कई पाबंदी लगाएगा, गंगा यमुना स्नान पर रोक लगा देगा, ताजे निकलवाना बंद कर देगा। और एक ब्राह्मण की बात बताऊंगी मैं, एक ब्राह्मण को केवल और केवल इसने इसलिए यहां पर मैं आपको बताऊंगी मरवा दिया कि उसने ये कहा था कि हिंदू और इस्लाम धर्म में कोई अंतर नहीं है। और ये एक धर्मांध व्यक्ति था, धर्म को प्राथमिकता दे रहा है यहां पर, आपको मैं ये भी बता दूं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में धीरे धीरे जैसे मैं आगे बताती चलूंगी आपको पता चलता चला जाएगा। प्यारे बच्चे, अगर मैं यहां पर बात करती हूं तो आप देखेंगे यहां पर अगला शासक कौन है, तो आप कहोगे कि मैम अगला शासक क्योंकि अफगान सरदारों का साथ मिल गया तो वो बन गया था यहां पर सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी का एक अन्य नाम है जिसे हम कहते हैं कि इसका अन्य नाम था निजाम खां। क्या नाम था? और बेटा इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखना कि निजाम खां या फिर इसे कई बार कहा जाता था निजाम शाह, निजाम शाह भी कहा जाता था, निजाम शाह। और इसके पिता का नाम तो आपको पता चल गया, लेकिन अभी आप इतनी देर से मुझसे पूछ रहे थे कि इसकी मां का नाम क्या था। आपने मुझसे पूछा कि बहलोल लोदी की वाइफ कौन थी, है ना? तो इसकी माता का नाम था बेटा जी जयबंद, जो कि एक हिंदू सुनार थी। लिख लीजिएगा, निजाम शाह या निजाम खां, इसकी माता का नाम, माता थी इसकी जयबंद, और ये कौन थी? एक हिंदू सुनार थी, हिंदू सुनार। तो ये किसकी वाइफ हुई? बहलोल लोदी की वाइफ हो गई। ठीक है, कौन हो गई? तो आप कहोगे कि बहलोल लोदी की वाइफ हो गई मैम। हमने यहां पे देखा तो जयबंद एक हिंदू सुनार इसकी माता का नाम है, लिखा हुआ है। यह बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि ये बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र है। अब बेटा यहां पे आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर बिल्कुल भी मैं आपको बता दूं कि अफगानों के प्रति, अमीरों के प्रति सबको दंडित करवाएगा, सबको कोड़े पड़वाएगा, सबको सजा देगा और सबकी हालत खराब कर देगा। ये कहेगा, और जैसे इसका पिता सिंहासन पर नहीं बैठता था, ये सिंहासन पर बैठेगा। ये भी आप ध्यान रख लो, ये अपने पिता के बिल्कुल अपोजिट जाकर काम करेगा और सरदारों के अंदर इतना डर बैठ जाएगा इसके प्रति, और यहां पर जो अमीर है उनके सबके अंदर डर बैठ जाएगा कि भाई ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। और ये शुरुआत जो करता है, ये शुरुआत करता है अपने रिश्तेदारों से। जैसे मैं आपको बता दूं यहां पर कि जब ये सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठता है तो इसको मैं आप बता दूं कि सबसे पहले ये अपने चाचा, इसके चाचा का नाम है बेटा जी आलम खां। चाचा का नाम क्या है? आलम खां। और ये कहां पर है? तो ये बेटा जी आपका गुजरात भाग गया था। लिखिएगा, आलम खां कहां भाग गया था? आप कहोगे कि गुजरात भाग गया था। मैम क्यों भागा था? गुजरात भाग गया था। तो ये जो बेटा आलम खां है, ठीक है, आलम खां कौन है? इसका चाचा है। तो इसको ये डर था कि कल इसका विद्रोही हो सकता है। और आलम खां जो है, अगर मैं इसके बारे में बात करती हूं तो आलम खां का जो शासन चल रहा है ये कहां पर शासक था? तो रापड़ी में। रापड़ी कहां पर पड़ता है बेटा जी? तो मैं कहूंगी कि आगरा के पास में पड़ता है, आगरा के पास में। तो ये यहां पर था, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहां पे एक शिकोहाबाद जगह है, शिकोहाबाद, शिकोहाबाद, वहां पर यह पड़ता है।
और यहां से ये फिर जब इसको भेजता है मारने के लिए, तो ये डर के मारे कहां भाग जाता है? गुजरात। तो इसने सबसे पहले किसको खत्म किया? अपने चाचा को यहां से हटवाया कि भाई चाचा को हटाओ, चाचा को निकालो यहां से। अब उसके बाद में ये जो चाचा है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा जब इब्राहिम लोदी आएगा। फिर आपको पता है कि इसका एक यहां पर भतीजा होगा, और भतीजे का नाम क्या है? तो मैम ये भतीजा इसके बड़े भाई बयाजिद का बेटा है, आजम हुमायूं। आजम हुमायूं है। और बेटा जो आजम हुमायूं है, ये कहा जा रहा था कि ये कालपी वाले क्षेत्र में था, दिल्ली के पास कालपी वाले क्षेत्र में। तो बेटा इसको भी यहां से हटवा दिया, इसको भी यहां पर भी सेना भेज दी, इसको भी यहां से हटवा दिया, कालपी वाले क्षेत्र से इसको हटवा दिया। और कालपी वाला जो ये क्षेत्र था प्यारे बच्चे, इससे छीना, और केवल छीना ही नहीं, इसको ये क्या करेगा? कारागार में डलवाएगा। इसने क्या, ये नहीं डलवाएगा, इब्राहिम लोदी इसको कारागार में डलवाएगा। तो इसका भी नाम याद रखना क्योंकि ये भी आगे आएगा, और इसका भी नाम याद रखना आलम खां का, क्योंकि ये इब्राहिम लोदी के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा। और अब एक व्यक्ति कौन बचा है? तो मैम एक है इसका बड़ा भाई जिसका नाम है बारबाग शाह। एक है इसका बड़ा भाई जिसका नाम है बारबाग शाह। और जब हम बारबाग शाह के बारे में मैम बात करेंगे, तो बारबाग शाह के पास क्या है? तो इसके पास जौनपुर है। अब ये इससे क्या कहता है? ये इससे कहता है कि भाई ऐसा करो कि तुम दिल्ली की अधीनता को स्वीकार कर लो, मतलब मेरे अधीन रहकर शासन करो। तो बारबाग शाह कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो जागीर, ये जो जौनपुर की प्रभार है या जौनपुर की जो जिम्मेदारी है वो मुझे मेरे पिता ने दी है, मैं तुम्हारी अधीनता क्यों स्वीकार करूं। तो कहा जाता है कि इसने बारबाग शाह की हत्या करवा दी थी, निबटवा दिया था इसको, बारबाग शाह को। तो इस तरीके से इसने जौनपुर को भी अपने कब्जे में कर लिया था। तो ये इस तरीके का शासक था, मतलब इसने इसके सामने आने वाले जितने भी लोग थे, चाहे वो इसके रिश्तेदार हो, चाहे वो इसके अफगान सरदार हो, चाहे अमीर हो, इसने किसी को भी नहीं छोड़ा। इसके केवल रिश्तेदारों के नाम याद रखिएगा। और इसका जो बेटा आएगा इब्राहिम लोदी, वो इससे बड़े वाला होगा। लेकिन इब्राहिम लोदी इसकी तरह जो है एक तरीके से शासन करने की कोशिश करेगा, लेकिन कर नहीं पाएगा। तो यहां पे आपको मैंने बताया कि इसके यहां पर इसने गद्दी पर बैठते ही क्या क्या किया। और आपको मैं बता दूं कि जो सिकंदर लोदी है, इसके बारे में यह कहा जाता है कि इसका जो गुप्तचर थे, गुप्तचर समझते हो मैम, स्पाई जिनको हम कहते हैं, गुप्तचर, ये इसका काफी मजबूत थे। कहा जाता है, लोग कहते हैं कि इसके जो गुप्तचर थे वो भूत प्रेत थे। क्या कहा जाता है? कि इसके जो गुप्तचर थे वो भूत प्रेत थे, ऐसा इसके गुप्तचरों के बारे में कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। लोग कहते थे कि इसके बारे में कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लो, कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लो, इसको सब पता चल जाता है। पता नहीं इसके गुप्तचर भूत प्रेत हैं क्या, जो कहीं से भी आकर छुपकर सुनते हैं और इसके पास खबर पहुंचा देते हैं। कहा जाता है कि इन गुप्तचरों को इसने काफी मजबूत बनाकर रखा हुआ था, और गुप्तचरों की मजबूती की वजह से ही यहां पर इसका शासन इतना ज्यादा, आप कह सकते हो कि बढ़िया तरीके से यह कर पाया था। और गुप्तचर जो हैं वो इसके शासन प्रशासन की मजबूती को यहां पर दिखाते हैं। आपको देखो बहुत सारी चीजें याद रखनी है कहानी की तरह, कि मैम इसके गुप्तचर जो हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत थे। और आपको मैं बता दूं कि पूरी दिल्ली सल्तनत में कहा जाता है कि सबसे स्ट्रांग अगर किसी के गुप्तचर थे तो वो आपके सिकंदर लोदी के ही थे। सिकंदर लोदी के ही गुप्तचर थे सबसे ज्यादा मजबूत, और इनके मजबूत होने की वजह से इसके खिलाफ अगर कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी तो इसको पता चल जाता था। और लोग कहते थे कि भैया इसके गुप्तचर कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि भूत प्रेत हैं, जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी प्रशासन की सबसे बड़ी मजबूती आप कह सकते हो इसको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और अब हम बात करें तो आपको मैं ये भी बता दूं कि सिकंदर लोदी के बारे में, कि भाई सिकंदर का जो उद्देश्य था वो क्या था, कि जो सुल्तान है, सुल्तान की शक्तियों में वृद्धि करना। क्योंकि इसके पिता ने तो अपनी शक्तियों में वृद्धि की नहीं, उसने तो वृद्धि की नहीं, लेकिन इसका एक ही उद्देश्य है कि नहीं, मुझे अपनी शक्तियों में वृद्धि करनी है। मैं इस तरीके का साधारण शासक नहीं हूं,
मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं अगर कोई गलत काम करेगा, चाहे वो अफगान सरदार हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो। मोनू यादव जी, मुझे पता है कि मानव ही थे, लेकिन लोग कहते थे क्योंकि उन गुप्तचरों के बारे में पता ही नहीं चलता था, तो जब हमें किसी के बारे में पता ना चले तो हम क्या कहेंगे कि भूत प्रेत आ गया है क्या, कुछ ऐसा बोलते हैं ना। तो लोगों ने इसके गुप्तचरों को भूत प्रेत कह दिया था। कहने का तात्पर्य बेटा ये है, मैं ये नहीं कह रही कि भूत प्रेत इसके साथ रहते थे गुप्तचर मानव ही, लेकिन उन मानवों के बारे में पता नहीं था लोगों को। लोग बड़े परेशान हो गए कि भाई इसके खिलाफ तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, इतना मजबूत शासन इसका हो गया था इन गुप्तचरों की वजह से। ठीक है, और ये क्या करता था, सिंहासन पर बैठकर शासन, सिंहासन पर बैठकर शासन करता था, सिंहासन पर बैठकर शासन। जबकि इसका पिता कैसे शासन करता था, दरी बिछाकर यहां पे शासन करता था। और आपको बता दूं कि जितने भी अमीर और अफगान थे सबको इसने विवश कर दिया कि मेरा सम्मान करो, मैं सुल्तान हूं, मैं सुल्तान हूं, मेरी बराबरी मत करो। और बेटा इसने जब जांच करवाई, जो इसके पिता ने कभी नहीं करवाई थी, उनके खातों की, और जब उसमें दिखा कि भैया सब गड़बड़ है, तो खूब पिटवाया इसको, खूब कुटवाया इसने अमीरों और सरदारों को। कहा जाता है कि एक बार दो अमीर इसके सामने लड़ पड़े थे, दो अमीर इसके सामने लड़ पड़े थे, तो इसने उन दोनों अमीरों को कोड़ों से पिटवाया। कोड़े समझते हो, एक आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो अपने आप को कोड़े मारते रहते हैं, तो बड़े मजबूत कोड़े हुआ करते थे। तो कहा जाता है कि संभल में एक बार चौगान खेला जा रहा था। चौगान जानते हो, जिससे ऐबक की मृत्यु हुई थी। तो एक बार संभल में चौगान खेला जा रहा था और वहां पे दो अमीर आपस में लड़ने लगे। इसने वहीं पे कोड़े बरसवा दिए उन अमीरों पे। सोच सकते हो कि जिन अमीरों, जिन अफगान सरदारों से इसका पिता डरता था, इसने कहा कि तुम मुझसे डरो, क्योंकि मैं सुल्तान हूं, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस इसके बारे में आगे थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। और देखो, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करवाई है 1504 में, और 1506 में आगरा को इसने अपनी राजधानी भी बनाया, ये भी मैं आपको बता दूं। और वहां पे एक किला भी इसने स्थापित किया, उस किले का नाम भी मैं आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बारे में यहां पर बात करते हैं कि भाई इसने क्या क्या किया था। अब देखिए यहां पर आगे, एक मिनट आ जाइए, आपकी पीडीएफ की तरफ हम आ जाते हैं। ये बहलोल लोदी का मैंने आपको बताया आपका ट्री। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, यह गुलरुखी शीर्षक से कविता लिखता था। ठीक है, गुलरुखी शीर्षक से कविता लिखता था। इसी के समय भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ लिखा गया था, लज्जत ए सिकंदर शाही, जिसको लिखने वाला था नाजिम अहमद। ये आपका इसने लिखा था, नाजिम अहमद ने लिखा था। और ये संगीत से बड़ा प्रेम करता था बच्चे, मैं आपको ये भी बता दूं। और संगीत में, जैसे इसमें संगीत में एक फारसी ग्रंथ लिखवाया था, तो आपको ये भी बता दूं कि ये शहनाई सुनता था। शहनाई सुनना इसको बहुत पसंद था, शहनाई का इसको बड़ा प्रेम था, शहनाई से बहुत सुनता था शहनाई को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संगीत पर जो इसने फारसी ग्रंथ लिखवाया वो क्यों लिखवाया, क्योंकि मैम ये संगीत सुनने का शौकीन था, संगीत सुनता था। और संगीत में सबसे ज्यादा क्या सुनता था, शहनाई। और बेटा आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा शासक था जो आपका जो सिकंदर लोदी है, ये दाढ़ी नहीं रखता था। इसके बारे में ये भी ऐड कर लेना पॉइंट, सिकंदर लोदी दाढ़ी नहीं रखता था, दाढ़ी नहीं रखता था, दाढ़ी नहीं रखता था, यह भी आपको ध्यान रखना है, दाढ़ी नहीं थी इसके। ठीक है, गुलरुखी बेटा एक शीर्षक दिया था इसने अपनी कविताओं को। एक यहां पे आप कह सकते हो कि आपका ही यूज राइट टू पोएट्री अंडर द टाइटल, जो टाइटल होता है, तो इसका टाइटल क्या था कविताओं का, गुलरुखी, ये इसका टाइटल था। ठीक है, और ये कहावत अगर मैं आपसे एक बार फिर से पूछूं कि किसने कहा था कि अगर मैं अपने किसी गुलाम को डोली में बिठा दूं, भले ही वो मेरा गुलाम है, तो उस गुलाम की डोली को अगर मैं अफगान सरदारों को उठाने के लिए कहूं तो उनको उठानी पड़ेगी। ये किसका स्टेटमेंट है, बता दो जल्दी से। अभी मैंने आपको बताया था। तो ये हुआ, क्यों लिखवाया इसने, आपको समझ में आया कि मैम इसने भारतीय संगीत पर जो है एक फारसी ग्रंथ लिखवाया था, क्योंकि ये संगीत सुनने का शौकीन था। और संगीत में ये क्या सुनता था, शहनाई को सुनता था। आप केवल शहनाई मत लिख लेना, लिख देना इसको शॉर्ट में कि ये संगीत प्रेमी था, संगीत प्रेमी था और शहनाई सुनता था,
शहनाई इसका जो है कह सकते हैं सबसे ज्यादा प्रिय इसको था, सिकंदर लोधी ने कहा था। बहुत बढ़िया। आगे प्यारे बच्चे इसके बारे में आगे आपने को मैंने बताया कि ये दाढ़ी नहीं रखता था, शहनाई सुनने का शौकीन था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब प्यारे बच्चे हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे की हम यहां पे बात करते हैं कि इसने और क्या क्या किया है। देखो इसके समय पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मियां भुइया, और मियां भुइया ने इसके समय पर अगर मैं आपसे बात करूं तो मियां भुइया कौन है, इसके वजीर हैं। और कहा जाता है कि सिकंदर लोधी का मियां भुइया ने बहुत साथ दिया था, और इसका जो बेटा आएगा इब्राहिम लोधी वो इतना नालायक होगा कि भैया मियां भुइया तो बुढ़ा हो चुका है, इसको उठाकर जेल में डाल दो। वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बहुत विद्रोही पैदा हो जाएंगे, क्योंकि पिता तो शक्तिशाली है, लेकिन तुम इतने शक्तिशाली बन नहीं पाए और तुमने उससे पहले ही बहुत सारी गलतियां शुरू कर दी थी। तो अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इसके समय पे मियां भुइया कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि सिकंदर लोधी का वजीर था। कौन? मियां भुइया। इसने 2 ग्रंथ लिखे हैं, फरंग ए सिकंदरी जो कि आयुर्वेद के ऊपर है, और तिब्बत ए सिकंदरी ये इसने लिखा है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोट मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट देखते हो तो ये क्वेश्चन मैंने उसमें बताया भी है। तो मोट मस्जिद का निर्माण जो है मियां भुइया ने ही करवाया था। मोट मतलब दाल की मस्जिद भी इसको कहते हैं, और इसे बनवाने वाला जो व्यक्ति है वो मियां भुइया ही है। ये आप ध्यान रखेंगे, मियां भुइया के द्वारा ही प्यारे बच्चे इसको बनवाया गया है। ठीक है, मियां भुइया के द्वारा ही इसको बनवाया गया है। आगे चल सकते हैं। उसके अलावा आप यहां पे देखेंगे कि इसने नाप के लिए गजे सिकंदरी पैमाना शुरू किया था। क्या शुरू किया था? गजे सिकंदरी पैमाना। कहा जाता है कि ये जो पैमाना था ये आपका 32 इंच का था, 32 इंच का पैमाना। और ये क्यों किया था? तो आप कहोगे कि भूमि की पैमाइश के लिए, मेजरमेंट के लिए इसने क्या किया, तो आप कहोगे गजे सिकंदरी को चलवाया। गजे सिकंदरी चलाने वाला शासक कौन है? तो आप कहोगे कि मैम ये आपका सिकंदर लोधी है। प्यारे बच्चे आगे देखिए कि इसने योग्यता को, यहां पे योग्य व्यक्तियों को यह आर्थिक सहायता भी देता था। योग्य व्यक्तियों की कि जिनके अंदर आपका कह सकते हैं कि क्वालिटी है, कुछ कर सकते हैं जीवन में, तो उनको ये इकोनॉमिकली हेल्प भी करता था। फाइनेंशियली असिस्टेंस जिसको हम कह सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ये आप प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मैंने आपको बताया कि यह एक धर्मांध व्यक्ति था, यह एक धर्मांध व्यक्ति था। अब मैंने आपको बताया था कि एक और धर्मांध व्यक्ति था, और एक और चीज ध्यान रखना कि इसने क्या किया, इसने भी बेटा जजिया कर लगाया था, जजिया कर इसने लगाया था। और एक मैं आपको कहानी सुनाती हूं ब्राह्मण की, एक है बोधन नामक ब्राह्मण। किसकी बात कर रही हूं? एक तो मैं बोल रही हूं कि धर्मांध, अब आपको पता चलेगा कि धर्मांध व्यक्ति ये कैसे था। और इसने जजिया कर लगाया था, तो बोधन नामक एक ब्राह्मण था, और इसने क्या किया, उसको जिंदा जलवा दिया। आप कहोगे मैम ऐसी कौन सी बात कर दी थी बोधन नामक ब्राह्मण ने कि उसको इसने जिंदा जलवा दिया? बस उसने इतना कह दिया था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों ही समान हैं। इसने इसी बात पर उस बोधन नामक ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया था। तो ये इस तरीके का व्यक्ति था। इसने क्या किया, पीरों एवं संतों की मजारों पर जाने से रोक लगा दी। ठीक है, इसने क्या किया, पीरों और संतों की हम कह सकते हैं कि मैम इसने जो है वहां पर रोक लगा दी, ये आप ध्यान रखेंगे। गंगा यमुना स्नान पर इसने रोक लगा दी। मुहर्रम में ताजिए निकलने इसने बंद करवा दिए कि ताजिए नहीं निकलेंगे। गंगा यमुना स्नान पे रोक लगा दी। इसने महिलाओं को, पीरों जो महिलाएं होती थी उनके मजारों पर जाने से रोक लगा दी। ये सब इसने काम किए हैं किसके समय पर? तो आप कहोगे अपने शासन के समय पर। ये सब सिकंदर लोधी का शासनकाल है, जो एक पिता जिसने इतने आराम से शासन किया कि उसने सभी को शक्तियां दे दिया था। ठीक है, धर्मांध एक तरीके से कह सकते हैं सही, मतलब इसने कहा कि मैं सही हूं, और मतलब इसने अपने धर्म को एक तरीके से यह भी कह सकते हो कि आप प्राथमिकता भी दी।
तो अगर मैं तो ये कहती हूं कि धर्म कभी गलत होता नहीं है, लेकिन ये तो गलत भी कर रहा है। इसने एक ब्राह्मण को जिंदा सिर्फ इस बात पे जलवा दिया कि हिंदू मुस्लिम धर्म समान है, उसने इतना कह दिया। ठीक है, तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे, पीरों और संतों को मजारों पर जाने से इसने रोक दिया। मुहर्रम पर ताजिए निकलवाने बंद कर दिए। गंगा यमुना स्नान पर इसने रोक लगा दी। उसके अलावा देखिएगा प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो आपको मैं एक और चीज बता दूं इसके बारे में कि इसका क्या हुआ था। इसने देखिएगा यहां पर 1504 में आगरा की स्थापना की। आगरा की स्थापना की और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। आगरा को अपनी राजधानी बनाया। यह भी बेटा क्वेश्चन पूछा गया है और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मोहम्मद आप मुझसे मत पूछो कि इतना डीप आएगा कि नहीं आएगा। मैंने आपसे कई बार बोला है कि आप इन चीजों को खुद से जाकर रिसर्च करो। मैंने आपको बोला है कि कोई भी टीचर अपनी कमी खुद नहीं बताएगा। अगर आपको टीचर की कमी ढूंढनी है तो जाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ और देखो कि भाई टीचर कैसा कंटेंट दे रहा है। मैं भाई अपनी बुराई क्यों करूंगी? मैं तो कहूंगी मैं तो आपको जो पढ़ा रही हूं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूं। मैं थोड़ी अपनी बुराई करूंगी। लेकिन अगर आपको जज करना है तो मुझे जज करने का एक ही तरीका है, जाकर प्रीवियस ईयर देखो एसएससी के। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं अगर आपको पढ़ा रही हूं तो क्या पढ़ा रही हूं, कैसे पढ़ा रही हूं। उसके बाद लिखिएगा प्यारे बच्चे कि जब इसने आगरा की स्थापना की थी तो यहां पर इसने बादलगढ़ किले का निर्माण करवाया। बादलगढ़ किले का निर्माण करवाया। उसके अलावा बेटा मैं अगर आपसे और भी बात करती हूं, इसके बारे में लिखना शुरू कीजिएगा जरा थोड़ा सा। उसके अलावा बेटा जी अगर मैं बात करती हूं तो इसने क्या किया था? अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई थी। अनुवाद किसको कहते हैं? ट्रांसलेट। या पहले लिख लो अनुवाद विभाग की स्थापना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये क्या करवाता था इसमें? तो मैम ये यहां पर जो है ग्रंथों का ट्रांसलेशन करवाता था। इसने बंगाल के शासक अलाउद्दीन शाह से मित्रता की, अच्छे रिलेशंस बनाए यहां पर बंगाल में। ठीक है, पूरा नाम लिख दीजिएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। मैंने केवल अलाउद्दीन शाह लिखवा दिया। अलाउद्दीन हुसैन शाह से मित्रता की। उसके बाद बेटा जी आगे लिखिएगा 1494 में बिहार को जीता। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे इसके बारे में क्या लिखा है? अब लिखा है कि भाई गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई और इसका मकबरा लोधी गार्डन दिल्ली में आपको देखने के लिए मिलता है। इसका मकबरा कहां पर है? लोधी गार्डन दिल्ली में। मकबरे का नाम है लोधी गार्डन और गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु कब हुई होगी?
तो मैंने आपको शासनकाल बताया था। एक बार हम जाते हैं सिकंदर लोदी पे कि मैम 1489 से और आपका 1517 तक। तो इसकी मृत्यु जाहिर सी बात है कि 1517 में हुई है। मृत्यु कब हुई थी इसकी? 1517 में। अब इसके कुछ इसके समकालीन लोग थे, जैसे सिकंदर लोदी के समकालीन एक तो गुरु नानक जी थे जिन्होंने एक बुक लिखी है जप्पू जी, एक कबीरदास जी थे जो कि सारबी, शबद और रमेनी जिसने लिखी है, और एक है राणा सांगा जी। आपको बता दूं कि सिकंदर लोदी जो है वो क्या चाहता था? सिकंदर लोदी जो है राजस्थान को जीतना चाहता था, लेकिन ये उसको जीत नहीं पाया। अब इसका बेटा कहेगा कि मेरे पिता नहीं जीत पाए इसलिए मैं जीतूंगा। ये वाली दोनों लाइंस मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दी हैं। तो ये इसके समकालीन व्यक्ति हैं, इसकी मृत्यु हो गई। और अब इसके बाद में यहां पर कौन आएगा? तो आप कहोगे इब्राहिम लोदी। अब यहां पे मैम अगला शासक बनेगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बारे में हम पढ़ेंगे, और इब्राहिम लोदी को तो आप सब जानते हो कि इस वंश का अंतिम शासक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है, ठीक है भावना, मैं बता देती हूं। मैम ये वाला पॉइंट बता दो, भावना जी को बता देती हूं। बिल्कुल सही है बेटा जी, मैं यहां बता देती हूं, आप लिखना चाहो लिख लेना वरना मत लिखना। वैसे इसकी क्रूरता को यहां पे दिखाया गया कि इसने क्या किया था, ज्वालामुखी मंदिर पर निर्माण की, सॉरी ज्वालामुखी मंदिर है, ठीक है, उस पर इसने क्या किया था, सिकंदर लोदी ने ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया था। और यहां पर आपको मैं बता दूं बेटा कि इसने क्या किया, आक्रमण करके यहां पे जो मूर्ति थी उन मूर्तियों को इसने तुड़वाया, और तुड़वाकर पता है किसको दे दिया? कसाईयों को दे दिया। तुड़वाकर इनके टुकड़े कसाईयों को दे दिए कि बाट के रूप में प्रयोग करो इनका। इनके टुकड़े कसाईयों को दे दिए। ये बिल्कुल सही है बेटा जी, कसाईयों को दिए बाट के रूप में प्रयोग करने के लिए। ये इतना ज्यादा आप देख रहे होंगे कि किस तरीके का शासक है, बस मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये इस तरीके का व्यक्ति था कि इसने क्या किया, ज्वालामुखी मंदिर है उस मंदिर पर इसने यहां पर आक्रमण किया और उसकी मूर्तियों को तुड़वाया और उनकी मूर्तियों को उठाकर किसाइयों को दे दिया। बच्चा पूछा है ये कहां पर है ज्वालामुखी मंदिर? बेटा जी नगरकोट में है। ये इसके समय की घटनाएं हैं। बोधन नामक ब्राह्मण मैं आपको बता चुकी हूं। ठीक है सुमित बेटा, मैं इसको चेक कर लूंगी। मोहम्मद रिजवान बेटा, मैंने आपका कमेंट पढ़ा ही नहीं, बुरा मानना तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नगरकोट में है ये मंदिर आपका ज्वालामुखी मंदिर। और अब हम आ जाते हैं कि भाई सिकंदर लोदी के बाद में इस वंश का आपका अगला और अंतिम शासक है ये, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। लिख दीजिएगा इसके सामने, इस वंश का अंतिम शासक। अब मैं आपसे यहां पर इब्राहिम लोदी के बारे में आगे आपको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा बैक में ले जाना शुरू करूंगी। और आपको यहां पे पीछे कर दूं, ठीक है बेटा, ये लो पीछे कर दिया। जल्दी से फटाफट से कर लीजिए, लास्ट शासक बताए। कल की क्लास में मैं मुगल वंश शुरू करूंगी। आगे चलो बेटा, आगे देखिएगा। यहां पे अगर हम बात करते हैं इब्राहिम लोदी की, तो इसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको कहां लेके जाऊंगी, थोड़ा सा बैक में लेके जाऊंगी। और मैं आपको बताऊंगी कि जो सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी के बेटा जी दो बेटे थे। एक का नाम है इब्राहिम लोदी जो कि बड़ा बेटा है, और इसी का एक और बेटा है, यहां पर आपको बता दूं, जलाल खां। सेकंड बेटा कौन है? तो आप कहोगे कि मैम ये है जलाल खां।
बात समझ में आ गई? किसके बेटे हैं दोनों? तो मैम ये दोनों ही बेटे हैं सिकंदर लोदी के। अब यहां पर जब सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि यहां पे जो अफगान सरदार थे उन्होंने कहा कि इब्राहिम लोदी, क्योंकि तुम बड़े हो तो तुम्हारा अधिकार है गद्दी पर, तो तुम दिल्ली को ले लो, और भाई ये तुम्हारा छोटा भाई है तो इसको तुम जौनपुर दे दो, ये जौनपुर का शासक बन जाएगा, इसको तुम जौनपुर दे दो। अब देखना ये कैसे शुरुआत करेगा शासन की, कैसे शासन करेगा यहां पर सुनिएगा। अब यहां पे जो सिकंदर लोदी है, अगर मैं आपसे बात करूं तो सिकंदर लोदी के दो पुत्र हैं, इब्राहिम लोदी, जलाल खां, और इसकी संपत्ति को कहा जा रहा है कि भाई अफगान सरदारों ने सलाह दी कि आप दिल्ली को ले लो और आप जौनपुर को ले लो। तो पहले तो इसने हां कर दिया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर जैसे ही ये जलाल खां निकलता है जौनपुर के लिए तो जलाल खां कहां पहुंचता है? आप कहोगे कि मैम कालपी में पहुंचता है। कालपी मैंने आपको बताया था दिल्ली वाला क्षेत्र था, और जिसमें सिकंदर लोदी ने अपने बड़े भाई का बेटा, मैंने अभी आपको नाम बताया था, क्या था इसके बड़े भाई के बेटे का नाम? तो यहां पे जब मैंने सिकंदर लोदी उसका बहलोल लोदी का आपको ट्री बनाकर दिखवाया था तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो सिकंदर लोदी है उसके भतीजे का नाम था आजम हुमायूं। तो इस वाले क्षेत्र में ये शासन करता था जिसको इसने छीन लिया था इससे, और अब यहां पे ये कालपी वाले क्षेत्र में ही पहुंचा है जिसका नाम है जलाल खां, ये इब्राहिम लोदी का छोटा भाई। तो इसने क्या किया, इसने इब्राहिम लोदी ने ये सोचा कि भैया अगर मान लो मैंने आज इसको जौनपुर दे दिया और जौनपुर में ये स्वतंत्र शासन करता रहा तो ये भी तो हो सकता है आगे जाकर वो यहां पे विरोधी हो जाए, आगे जाकर मेरा विरोध कर सकता है, मुझे कमजोर कर सकता है। तो इसने क्या किया, इसने कहा उसको कहा अपने छोटे भाई को कि भाई तुम वापस आ जाओ। उसने कहा क्यों आऊं मैं वापस? तो यहां पे इसके छोटे भाई को तब तक खबरियों ने ये बोल दिया कि भाई तुम्हें मारने की प्लानिंग हो रही है बहुत बढ़िया से। तो ये जो जलाल खां है इसने कालपी दिल्ली में ही अपने आप को क्या घोषित कर दिया? राजा घोषित कर दिया। और जब इसने अपने आप को राजा घोषित किया यहीं पे कर दिया, रास्ते में ही, जौनपुर पहुंच भी नहीं पाया ये बात इब्राहिम लोदी को पता चल गई और इब्राहिम लोदी ने बेटा सेना भेज दी वहां पर और इसकी हत्या करवा दी। मतलब अपने भाई को इसने मरवा दिया। आसमा कह रही है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य नहीं पढ़ाऊंगी। बिल्कुल पढ़ाऊंगी। ऐसा करती हूं कि मुगल साम्राज्य से पहले ये दोनों राज्य पढ़ाती हूं क्योंकि ये छोटे टॉपिक हैं, फिर मैं आपको मुगल वंश पढ़ाऊंगी। आगे सुनिए। तो यहां पे आपने कहा कि मैम ये जो है यहां पे इसने अपने क्या किया, अपने भाई को ही इसने मरवा दिया कि भाई मुझे विभाजन करना ही नहीं है, मैं ही राजा रहूंगा बस। तो यहां पे लोग क्या सोचेंगे कि लो भाई इसने तो क्या कर दिया, अपने भाई को ही निबटवा दिया, अपने भाई को ही मरवा दिया। तो ये कौन था, ये किसका कारनामा था? तो आप कहोगे कि मैम ये इब्राहिम लोदी का कारनामा था, इब्राहिम लोदी ने मरवाया था। अब इसने इसको मरवा दिया और कहा जाता है कि मरवा दिया इसको और यहां पे खुद को राजा घोषित कर लिया। और पता है क्या किया था, मरवाया कैसे था? इसने इसको जहर दे दिया था, जहर दिलवा दिया था इसको खाने में। सोच लो, अपने भाई को जहर देकर मरवा दिया इसने। अब आ जाइए, इसका एक यहां पर जो है विरोधी खत्म। अब आते हैं यहां पे एक व्यक्ति जिसका नाम है मियां भुइया, जिसने इसके पिता के शासन में काफी मदद की थी। इसने आपका मियां भुइया और आपका आजम हुमायूं जो इसके पिता का भतीजा था और इसके पिता के बड़े भाई का पुत्र था, इन दोनों को कैद कर लिया। रिश्तेदारों से शुरुआत कर रहा है ये। अब मियां भुइया को पता है इसने केवल किस बात पे कैद किया कि ये आदमी बुढ़ा हो चुका है, ये किसी काम का नहीं है और मैं इसको यहां से शासन से हटा भी नहीं सकता। अगर हटाऊंगा तो ये बजी रहा है, कल हो सकता है कि जाकर मेरे विद्रोही खड़ा कर दे, तो इसको कैद कर लो। तो इसको कैद करवा दिया। तो जितने इसके विरोधी हैं सबको क्या कर रहा है, मारने की कोशिश। और इसकी ये सारी हरकतें कौन देख रहे हैं? वो अफगान सरदार भी देख रहे हैं जिन लोगों ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने में इसकी मदद की थी। ठीक है, अब आगे देखिएगा यहां पर, अभी मैं आपको समझा रही हूं। तो इसने इन दोनों को यहां पे क्या कर लिया, कैद कर लिया। उसके बाद में जब ये सारे लोग यहां पे देख रहे हैं तो देखो सबसे पहले एक स्वतंत्र शासक हुआ आपका, कहां पर? तो आप कहोगे मैम बिहार में। एक बिहार में स्वतंत्र शासक हो गया और स्वतंत्र शासक का नाम है बहार खां लोहानी।
इसके बारे में ध्यान रखना बेटा जी। क्या कहोगे? बहार खां लोधी, सॉरी बहार खां लोधी। बहार खां लोहानी आएगा शेरशाह सूरी के समय पर। तो इसने कहा कि भैया मैं तो स्वतंत्र रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम्हारे अधीन नहीं रहूंगा, इब्राहिम लोधी से कह दिया। क्योंकि इसने देखा ये तो अपने ही लोगों को नहीं छोड़ रहा, सबको निपटा रहा है धीरे धीरे करके, ये हमें भी मरवा सकता है। अब बाकी सरदार जो थे वो भी इसकी हरकतें देख रहे थे, तो इसने क्या किया, जैसे ही इसने कहा कि मैं तो स्वतंत्र रहूंगा, तो इब्राहिम लोधी ने, कहा जाता है कि यहां पर सेना भेज दी, यहां सेना भेज दी कि भैया जाओ इसको खत्म करो। तो बहार खां लोधी को इसने हरवाने के लिए सेना भेजी थी, लेकिन जो और सरदार थे आसपास के, उन्होंने बहार खां लोधी का साथ दिया और इसको अपनी सेना को वापस ले जाना पड़ा। वापस चली गई इसकी सेना, क्योंकि हरा दिया उसकी सेना को। अब यहां पे इसने मदद, अब देखो इब्राहिम लोधी किससे मदद मांगेगा। अब जो इब्राहिम लोधी है इसने मदद मांगी, इसने मदद मांगी, और मदद किससे मांगी? तो आप कहोगे कि मैम दौलत खां लोधी से। पंजाब का शासक है, पंजाब का शासक दौलत खां लोधी, इसको बुलाया, इससे मदद मांगी कि भाई आके मेरी मदद करो, ये बिहार में बहार खां लोधी जो है मेरा विरोधी बनकर बैठ गया है। अब ये भी जानता था कि ये व्यक्ति मुझे भी मरवा सकता है, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो भी मरवा सकता है। तो इसने पहले अपने बेटे को भेजा। अब इसका बेटा पहुंच गया, अभी वो यहां पे पहुंचा तो इसका बेटा भी हार गया। अब जब वो हार के इब्राहिम लोधी के पास पहुंचा तो इब्राहिम लोधी ने उसकी पिटाई करवाई। तो वो भागा भागा अपने पिताजी के पास आया कि पिताजी इसके चक्कर में मत पड़ो, ये किसी का भला नहीं है। तो पिताजी के साथ में, अब पिताजी समझ चुके हैं, दौलत खां लोधी समझ चुका है कि भैया ये किसी का नहीं है। तो यहां पे फिर इसका एक चाचा, आपको पता होगा इसके पिता ने इसको भगा दिया था। चाचा कहां भाग गया था? गुजरात। तो चाचा का नाम है आलम खां। अब ये चाचा आलम खां और ये दौलत खां लोधी मिलकर क्या करेंगे, ये इसके खिलाफ संगठन बनाएंगे। और संगठन बनाकर इन्होंने किसको इनवाइट कर दिया? इन्होंने इनवाइट कर दिया बाबर को, कि जिससे पहले ये हमें मारे हम इसको ही निबटवा देंगे, हम इसको ही यहां से खत्म करवा देंगे। तो ये इसका पूरा पॉलिसी। अब देखो जैसे इसका पिता क्या जीतना चाहता था, मैम इसका पिता राजस्थान को जीतना चाहता था, तो इसने भी उस चीज का प्रयास किया है। तो देखिएगा उसने राजस्थान जीतने से पहले इसने क्या किया, इसने ग्वालियर को जीता। और इस समय ग्वालियर के शासक थे विक्रमजीत सिंह जी, ग्वालियर को जीत लिया था। उसके बाद में प्यारे बच्चे फिर यहां पे ये राजस्थान की तरफ बढ़ता है, और राजस्थान में यहां पे राजस्थान को जीतने के क्रम में एक युद्ध होता है, खतौली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? तो मैम खतौली का युद्ध होता है। इसे प्यारे बच्चे कई बार घाटोली भी कहते हैं, घाटोली। और ये युद्ध इसका होता है राणा सांगाजी के साथ में। और राणा सांगाजी ने क्या कर दिया था, इसको हरा दिया था, और राणा सांगाजी की विजय हो गई थी। जो यहां पे आईएल लिखा है ना, आईएल इसका मतलब है इब्राहिम लोधी। फिर उसके बाद में प्यारे बच्चे इसके समय पर आपका जो इसका अंतिम बनेगा, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि होता है आपका 21 अप्रैल 1526 को। और बेटा आपको मैं बता दूं कि ये जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। और कहा जाता है कि इब्राहिम लोधी युद्ध मैदान में मारा गया था, युद्ध मैदान में मारा गया था। और फिर यहां पे क्या हुई थी, बाबर की जीत। और इसी बाबर ने फिर आगे चलकर की आपके यहां पर मुगल वंश की स्थापना। तो इस तरीके से देखो यहां पर लिखा हुआ है। मकबरा इसका कहां पर है? पानीपत में, क्योंकि पानीपत में ये मरा था। पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की जीत और ये युद्ध भूमि में मारा गया था। युद्ध भूमि में प्यारे बच्चे ये मारा गया था। तो किस किसने बाबर को इनवाइट किया, क्या हुआ, ये सब आपको पता चल गया। यहां तक की कहानी अगर समझ में आ गई तो कल बेटा जी आपका ये यहां पे आपका खत्म होता है, और ये आपकी चीजें हुआ करती हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो बेटा तो स्माइल करके जाइएगा। और कल आप मुझे पहले ये बता के जाओ कि मुगल वंश शुरू करूं या बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य बताऊं। बताइए जल्दी से, क्या बताऊं मैं आपको, मुझे ये बताइए जल्दी से।
बताओ बेटा जल्दी से। समझ आ गया है? रिस्पॉन्स कर दो बच्चे एक बार, और अगर कुछ डाउट रह गया है तो वो भी पूछ लो। मुगल वंश करवा दूं पहले? ठीक है, पहले मुगल वंश कर लेते हैं, फिर वो राज्य बाद में कर लेंगे। करवाऊंगी, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। विजयनगर साम्राज्य से आपका एसएससी क्वेश्चन पूछता है, और बहमनी से भी क्वेश्चन पूछता है, दोनों से क्वेश्चन पूछता है। मुगल वंश कर दूंगी, ठीक है। मुझे मुगल वंश ही मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी, और मुगल वंश का संस्थापक बाबर, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।